सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। और आज हम देख लेते हैं अपना 14 मई का न्यूज़पेपर इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली कश्मीर इशू पर ट्रम्प का एक स्टेटमेंट है, जिसमें वो उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच हिस्टोरिक जो सीज़ फायर है उस वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने करवाया है दोनों को ट्रेड प्रेशर डाल के। बट इंडिया ने क्लियरली बोला है कि कश्मीर एक बायलेटरल इशू है इंडिया और पाकिस्तान के बीच का, और पीओके ही हमारा सिर्फ कंसर्न है। और ऑपरेशन सिंदूर एक सिर्फ कन्वेंशनल था और न्यूक्लियर थ्रेट का कोई सवाल नहीं है इसमें। तो फिर से वही एक अपनी ओल्ड और फर्म पॉलिसी रिपीट की है कि कश्मीर इशू सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच का मैटर है, इसमें कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्टी मीडिएशन इसमें इंडिया नहीं एंटरटेन करता है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली अभी बीजेपी तिरंगा यात्रा स्टार्ट कर रही है, बिहार इलेक्शन होने वाले हैं तो टू सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। तो बस इतना ही, और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। फिर यहाँ पे गोवांडी रेजिडेंट जो मुंबई के हैं वो देवनार वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट लगने जा रहा था, उसको अपोज कर रहे हैं उसको। उनका कहना है कि ये ऑलरेडी एक पॉल्यूटेड एरिया में एयर क्वालिटी और पब्लिक हेल्थ वो और ख़राब कर देगा, जहाँ टीबी और अस्थमा के पहले से केसेस हैं। तो उनकी डिमांड है कि प्रॉपरली उससे पहले प्रोजेक्ट लगाने से पहले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कराया जाए और हेल्थ स्टडीज़ होनी चाहिए, तब तक प्रोजेक्ट पे स्टे लगाया जाए। अभी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है क्या जो बोल रहे हैं लगाने को? तो ये कोई भी प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट लगाने से पहले उसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसकी साइंटिफिक और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करता है ये। जैसे कि वाटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एयर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लैंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसी चीज़ें। और पोल्यूशन कितना बढ़ेगा या कंट्रोल होगा। एनवायरनमेंट और हेल्थ को प्रोटेक्ट करना बेसिकली इसका प्रोजेक्ट पर्पज़ होता है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे टेकिंग इंग्लिश क्लोजर टू ट्राइबल चिल्ड्रन। जो मलाई पंद्रम ट्राइबल बच्चे हैं सबरीमाला के फॉरेस्ट से, वो पहली बार फॉरेस्ट से निकलकर इंग्लिश बोलने और सीखने का अनुभव कर रहे हैं। तो कुदम्बश्री जो मिशन है, कुदम्बश्री, उस मिशन में कोर इनिशिएटिव के तहत जो है इन बच्चों को 10 महीने तक कम्युनिकेटिव इंग्लिश सिखाया जाएगा। और ईयर एंड में ये सभी बच्चों को इंडियन इंटरनेशनल ट्राइबल इंग्लिश कॉन्क्लेव में अपनी स्किल्स को शोकेस करेंगे सारे बच्चे। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली टॉप कोर्ट सीक्स उत्तराखंड से रिप्लाई टू कंटेम्प्ट प्ली। तो ये देख लेते हैं कि कंटेम्प्ट क्या होता है। कंटेम्प्ट जो है डिसरेस्पेक्ट करना कोर्ट का। तो इंडिया में क्या प्रोविजंस हैं अगर कोई इंडिविजुअल या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो डिसरेस्पेक्ट करता है कोर्ट का, तो स्टैट्यूटरी लॉ से इसको डील किया जाता है, बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 से। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है कि बेसिकली आपके आर्टिकल 129 में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है किसी को, और आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट जो है पनिश कर सकता है कंटेम्प्ट के लिए। तो अब इसमें टाइप ऑफ कंटेम्प्ट क्या क्या हो सकते हैं। टाइप्स में होता है आपका सिविल कंटेम्प्ट होता है एक तो, और क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। सिविल कंटेम्प्ट में क्या होता है कि आप विलफुली डिसोबे कर रहे हैं, जो है जान के डिसोबे कर रहे हैं जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न है या हाई कोर्ट का डिसीज़न है, तो या उसकी कोई डिक्री है या डायरेक्शन है या ऑर्डर है, कुछ भी है। या क्रिमिनल केसेस में जो आपको अगर स्कैंडलाइज कर रहे हैं, जो कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर करता है, स्कैंडलाइज कर रहे हैं या जो अथॉरिटी है कोर्ट की, या प्री इंटरफेयर कर रहे हैं जो है आप कोर्ट की जुडिशल प्रोसीडिंग्स में, तब कंटेम्प्ट माना जाएगा। और ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन में, ऑब्स्ट्रक्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, तो ये सारा ये कंटेम्प्ट माना जाता है कोर्ट के लिए। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि आप अगर सच बोल रहे हैं, ट्रुथ वो एक वैलिड डिफेंस है आपके अगेंस्ट में, आपके लिए, ठीक है, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है और बोनाफाइड इंटेंशन के लिए बोला गया। और फेयर और रीजनेबल जो आपका इसमें ये भी बोला गया, फेयर और रीजनेबल जो क्रिटिसिज्म कर सकते हैं आप जुडिशरी का, वो कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा।
जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसने अभी बताया है कि जो है साउथ वेस्ट मानसून अंडमान सी में आ चुका है। तो और इस बार जो है प्रेडिक्शन किया है कि वो इस बार जो नॉर्मल मानसून रेनफॉल होता है उससे ज़्यादा रेनफॉल होगा। अबव इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू रिसीव अबव नॉर्मल मानसून रेनफॉल, ठीक है, दिस ईयर। मतलब 5% मोर देन एवरेज फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर, 5% ज़्यादा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में होने की उम्मीद है। तब ये देख लेते हैं कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है आपका 1875 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो इसका मेन पर्पस जो होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का वो आपका बेसिकली होता है वेदर फोरकास्ट करना, मॉनसून को ट्रैक करना और जो इवेंट्स हैं जैसे साइक्लोन्स, फ्लड्स या हीट वेव्स, इनके बारे में वो वार्निंग देना, क्लाइमेट स्टडीज़ करना आपके सारी, है ना, सीस्मिक एक्टिविटी कोई हो रही है, अर्थक्वेक आने वाला तो उसके बारे में जानकारी देना, डेटा कलेक्ट करना, एग्रीकल्चर और फिशरी एडवाइस देना। तो ये सब इसके बेसिकली फंक्शंस हैं। फिर जो डुप्लिकेट वोटर आईडी का जो इशू चला आ रहा था, डुप्लिकेट वोटर आईडी का, उसमें अभी इलेक्शन कमीशन ने उसको रिजॉल्व किया है। अभी जो अफेक्टेड वोटर्स हैं उनको EPIC इशू कर रही है। EPIC बेसिकली क्या है, इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। जो भी अफेक्टेड वोटर है उनको ये इशू कर रही है। तो ये बेसिकली है क्या, ये आपका एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एलिजिबल वोटर्स को इशू कर रहा है, और ताकि इससे वो वोट कास्ट कर सकें इलेक्शंस में। ये 10 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक, और ये सिर्फ जो है सिर्फ इलेक्शंस के लिए यूज़ नहीं होता, कई सारे ऑफिशियल पर्पसेस के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ जो हमारे चीफ जस्टिस हैं संजीव खन्ना जी, वो बता रहे हैं कि मतलब जुडिशरी मस्ट अर्न पब्लिक रिस्पेक्ट। तो उसके कुछ तरीके बता रहे हैं कि कोई भी जुडिशियल मिसकंडक्ट का केस हो तो उसको जुडिशरी को हैंडल करना चाहिए वो केस अपनी इंटीग्रिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। और अपनी लीडरशिप के टाइम पे क्या क्या उन्होंने किया, जैसे कि डिस्क्लोज़र किया, जजेस के एसेट्स का डिस्क्लोज़र हुआ अभी रिसेंटली, और पब्लिक शेयरिंग ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस, जो भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हुई उसको पब्लिकली शेयर किया। तो ये सब बेसिकली बता रहे हैं इसमें, और कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है आदमपुर एयरबेस पंजाब में जो इंडिया का फर्म स्टैंड अगेंस्ट पाकिस्तान सपोर्ट फॉर टेररिज्म उस पे बारे में बात की, और कैसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बताया उन्होंने, और रीअफर्म किया हमारी न्यू नॉर्मल पॉलिसी को एंटी टेररिज्म के ख़िलाफ़। बोला कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल वो उससे इंडिया डरेगा नहीं, वुड नॉट डेटर इंडिया, एंड कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म जो है वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और इंडिया डिस्टिंग्विश नहीं करेगा टेररिस्ट और स्टेट स्पॉन्सर्स के बीच में। तो हम देख लेते हैं S-400 ये मिसाइल सिस्टम है क्या। S-400 जो है एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, या बोले एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। रशिया ने डेवलप किया है इसको, और इसकी जो रेंज है वो बेसिकली 400 किलोमीटर की है, और ये एक टाइम पे 80 टारगेट्स को साइमल्टेनियसली जो है ट्रैक कर सकता है, और ये किसी भी वेदर में काम करता है, डे नाइट ऑपरेशन में रहता है, और किसी भी टाइप के थ्रेट्स को, जैसे एयरक्राफ्ट हो गया, अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो गया, क्रूज़ मिसाइल हो गया, बैलिस्टिक मिसाइल हो गया, सबके खिलाफ जो है ये ऑपरेट करता है। तो ये है S-400 के बारे में थोड़ा सा। ये वो रीट्रेट कर रहे हैं कि कैसे S-400 ने एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम किया इंडिया को प्रोटेक्ट करने में ऑपरेशन सिंदूर में। फिर जो यहाँ पे आपकी नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली इंडिया ने अभी नोटिफाई किया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में US के इंपोर्ट्स पे रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने का। तो जो भी US से इंपोर्ट होगा वो $7.6 का जो इंपोर्ट होगा उस पर आपका रिटेलिएटरी टैरिफ इंडिया लगाएगा। ये मूव कब आया है, जब USA ने जो है 25% टैरिफ लगाया आपके हमारे जो स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स हैं उस पर। तो इंडिया का क्या कहना है कि ये एक सेफगार्ड मैकेनिज़म्स हैं जो कि टैरिफ लगा के USA यूज़ कर रहा है, और उसके जो है आपके जो कंसिस्टेंट नहीं है आपके
जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ है और जो एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड्स है WTO के प्रिंसिपल्स का, उससे कंप्लाई नहीं करता है। तो यूएस ने ये क्लैरिफाई किया है कि ये नेशनल सिक्योरिटी रीज़न के लिए किया गया है, बट इंडिया बोलता है ये सेफगार्ड मैकेनिज्म्स जो है गैट और एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड से कंप्लाई नहीं करता है। तो अब ये है क्या जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ? ये बेसिकली जो है आपका एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसको फेयर बनाने के लिए होता है। इसका फोकस मेनली जो आपके टैरिफ जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ होती हैं उसको रिड्यूस करना और फ्री ट्रेड को जो है प्रमोट करना उसके लिए होता है। तो जैसे ट्रेड बैरियर्स कम करना, ट्रेड बैरियर्स जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटीज़, इंपोर्ट टैक्सेस कम करना जो अभी यूएस लगा रहा है, ठीक है। और नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल होता है आपका। नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल में क्या होता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई कंट्री अगर किसी एक नेशन पे ट्रेड बेनिफिट देती है तो वो ट्रेड बेनिफिट आपको सबको देना पड़ेगा। फिर इंडिया का इशू क्या है कि इसमें जो यूएस ने स्टील और एल्युमिनियम पर जो हाई टैरिफ लगाया है वो गैट के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, क्योंकि ये बिना कंसल्टेशन के किया गया है। और फिर उसके बाद में जो दूसरा है आपका एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड्स। एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड्स एक टाइप की रूल बुक है जो कि आपके किसी भी कंट्री में अगर इंपोर्ट एकदम से बढ़ जाता है या लोकल इंडस्ट्रीज़ को इंपोर्ट सर्ज हो जाता है या फिर लोकल इंडस्ट्रीज़ को जो आपकी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा हो, तो वो कंट्री जो है इंपोर्ट टैरिफ लगा सकती है। बट ये जो मेजर्स होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। और अगर कोई कंट्री सेफगार्ड मेज़र लगाना भी चाहती है तो बाकी जो कंट्रीज़ उससे अफेक्टेड होंगे उससे आपको पहले कंसल्टेशन करना होता है, जो कि यहाँ पे यूएस ने नहीं किया टैरिफ लगाते टाइम। तो वही वो बोल रहे हैं कि जो है इंडिया अब ऐसे यूएस के केस में जो जैसे अब इंडिया रिटेलिएटरी टैरिफ इनके केस में लगा सकता है। यहाँ पे यूएस ने कंसल्टेशन नहीं किए तो रूल्स के मुताबिक जो है जो अफेक्टेड कंट्री है इंडिया वो रिटेलिएटरी टैरिफ लगा सकता है यहाँ पे। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली आपके जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जो एमएसपी है जूट की वो बढ़ा दी है। पहले 5,335 रुपये से बढ़ के अब 5,650 पर क्विंटल हो गई है इसकी वैल्यू। तो ये स्टेप्स फार्मर को बेटर प्राइस देने और डिस्ट्रेस सेलिंग रोकने के लिए किया गया है। और ये भी वार्निंग दी है कि वो जो फार्मर्स हैं वो बेसिकली मिडिल मैन के चक्कर में ना पड़े। तो इसरो के साथ मिलकर भी जूट कल्टीवेशन और एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है उस पर स्टडी कर रहे हैं, जैसे सॉइल क्वालिटी, मॉइस्चर और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जूट का। तो जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, बेसिकली जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1971 में बनाया गया था फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। तो ये क्या काम करता है, बेसिकली फार्मर्स से एमएसपी पे जो है जूट खरीदता है। कोई भी डिस्ट्रेस सेलिंग होती है उसको रोकना और एक स्टेबल और फेयर प्राइस एनवायरनमेंट देना उनको। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर आती है ये बॉडी। तो ये बेसिकली इसका काम होता है। फिर यहाँ पे अभी सीबीएसई के क्लास 10th और 12th के रिज़ल्ट आ गए हैं आपके, जिसमें क्लास 10th का पास परसेंटेज 93 पॉइंट आपका 666% रहा और 12th क्लास का पास परसेंटेज 91.64% रहा। तो जिसमें कि गर्ल्स ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें क्लास 12th में गर्ल्स ने जो है 91 पॉइंट, क्लास 12th की अगर बात करें तो गर्ल्स ने जो है 91.64% पास किया, जबकि बॉयज़ में 85.7% पास किया। तो मतलब गर्ल्स ने यहाँ पे अच्छा रिज़ल्ट लाई हैं। और सीबीएसई ने इस बार मेरिट लिस्ट पब्लिश नहीं की है अनहेल्दी कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए। सिर्फ टॉप 0.1% स्टूडेंट्स हर सब्जेक्ट में मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा, अदरवाइज़ कोई मेरिट लिस्ट पब्लिश नहीं की है अनहेल्दी कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली आर्टिकल्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस से है, वो रिटेल इन्फ्लेशन जो लोवेस्ट है 69 मंथ्स में बोल रहे हैं। तो रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है, बेसिकली जो गुड्स और सर्विसेज जो कि उनका प्राइस बढ़ना या घटना, जो महंगाई आम आदमी की डेली लाइफ पे जो असर डालता है उसको बेसिकली बोलते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे लोवेस्ट है 69 मंथ्स में ये। और इसका मतलब ये हुआ है कि आपकी जो महंगाई काफ़ी कम हुई है, स्पेशली खाने की चीज़ों पे, और ये कंज्यूमर्स और इकोनॉमी के लिए अच्छा सिग्नल है। और आरबीआई के लिए भी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी और में फ्लेक्सिबिलिटी इससे बढ़ती है। तो ये बेसिकली ये न्यूज़ है इसके बारे में।
फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली हमारी यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर टेंशन्स कम हुई हैं उसका इम्पैक्ट वियतनाम और मेक्सिको पे कैसे पड़ रहा है वो बता रहा है इसमें कि यूएस और चाइना के बीच जो टैरिफ पॉज एग्रीमेंट के बाद वियतनाम और मेक्सिको जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब्स पर प्रेशर बढ़ गया है, क्योंकि वो भी यूएस के साथ अच्छे ट्रेड डील्स बनाना चाहते हैं। पहले क्या है कि यूएस ने चाइना पे 144.5% का टैरिफ लगाया था, बट अभी 90 डे पॉज के बाद सिर्फ 30% रह गया है वो, जबकि वियतनाम जैसे कंट्रीज़ पे 46% और थाईलैंड पे 36%, मलेशिया पे 24% लग रहा है। तो ये उन्हें कंपैरेटिव एडवांटेज देता था कि जो है चाइना से कंपनीज़ यहाँ भी डाइवर्सिफाई करके लगाएं, अगर कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आए तो यूएसए और चाइना के बीच अगर ट्रेड टेंशन होता है तो यहाँ पे इन्वेस्ट करके वो बेसिकली एक्सपोर्ट कर सकती हैं। तो अभी क्या है, वो वियतनाम और आसियान जो है नए अपॉर्चुनिटीज़ और ट्रेड डील्स कर रही हैं यूएस के साथ, ताकि उनको कंपैरेटिव एडवांटेज मिले। और वियतनाम में भी एफडीआई जो है आपकी 30% से नीचे गिर गई है अभी, और फिर से इस डील को एक्टिव बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है चाइना +1 स्ट्रैटेजी। चाइना +1 स्ट्रैटेजी क्या है? चाइना +1 स्ट्रैटेजी बेसिकली जो एक बिज़नेस अप्रोच है जहाँ पे कंपनीज़ जो है वो मैन्युफैक्चर तो चाइना में करती हैं, बट वो दे ऑल्सो डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्शन। ये डाइवर्सिफाई करती हैं अपना प्रोडक्शन एक एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग हब बना के, कहाँ पे? मैन्युफैक्चरिंग हब बना के अदर कंट्रीज़ में, जिसको बोलते हैं +1 कंट्रीज़, ताकि जो रिलायंस है चाइना का, तो ये क्या है, ये जो रिलायंस है चाइना पे और मिटिगेट करने के लिए रिस्क फैक्टर जैसे कि ट्रेड हो गया, टेंशन हो गया, टैरिफ हो गया, इस सबको रिड्यूस करने के लिए चाइना +1 स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली चाइना +1 स्ट्रैटेजी। इससे क्या है, बेसिकली वो चाइना में तो मैन्युफैक्चरिंग कर ही रहे हैं, प्लस अदर जगह भी मैन्युफैक्चरिंग एडिशनल यूनिट्स ओपन किया हुआ है, ताकि ओवर रिलायंस जो है जो बिज़नेस का है चाइना पे वो कम हो बेसिकली, और अदर जो जगह हैं वहाँ पे डाइवर्सिफाई कर सकें अपने प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग को इन केस ऑफ ट्रेड वॉर। फिर नेक्स्ट आर्टिकल में हमारा इंडिया ने अभी मालदीव्स की हेल्प के लिए $50 मिलियन का ट्रेजरी बिल जो है इशू किया है। तो $50 मिलियन की हेल्प मालदीव्स को की गई टी बिल्स के थ्रू। तो ये कब किया गया है? जब वहाँ पे कंडीशन बहुत ज़्यादा हाई पब्लिक डेब्ट है, वहाँ पे हाई पब्लिक डेट और फिजिकल डेफिसिट है काफ़ी ज़्यादा, और इकोनॉमिक चैलेंजेस है वहाँ पे मालदीव्स में, तो इसलिए टी बिल्स इशू किए गए हैं। तो ये टी बिल्स है क्या? बेसिकली ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट अपने पैसों की ज़रूरत पूरा करने के लिए बेचती है। ये बिल एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है, स्पेसिफिक टाइम के लिए इशू किया जाता है, जैसे कि 91 डेज़, 182 डेज़ और 364 डेज़। ये 3 टाइप के बिल्स होते हैं, जो कि एक टाइप के गवर्नमेंट को लोन लेने में हेल्प करता है। जैसे मालदीव की गवर्नमेंट ने अभी ट्रेजरी बिल्स इशू किए हैं लोन, $50 मिलियन का लोन लेने के लिए। तो जब कोई इन्वेस्टर टी बिल खरीदता है तो वो गवर्नमेंट से कुछ पैसा देता है, और गवर्नमेंट उसे स्पेसिफिक पीरियड के बाद प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करती है। ट्रेजरी बिल को हाई सेफ्टी और लो इन्वेस्टमेंट रिस्क भी माना जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड होता है, तो लो रिस्क इसमें कम होता है। फिर यहाँ पे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है कैंसर फंडिंग को 31% तक कम कर दिया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो वही बताया जा रहा है कि वहाँ के डिपार्टमेंट से स्टाफ को, जो साइंटिस्ट को निकाला जा रहा है, और कैसे लोग जो है वैक्सीन हेजिडेंसी पर काम कर रही है सरकार वहाँ की। तो मीज़ल्स का आउटब्रेक भी वहाँ पे बढ़ रहा है, तो यही सब इसमें बताया गया है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली सऊदी अरेबिया और जो यूएस के बीच में कई सारे डिफेंस से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक डील्स का यहाँ पे न्यूज़ है। तो कैसे जो है $600 बिलियन जो है सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट करेगा यूएस की मार्केट में, $600 बिलियन, और जो है सऊदी अरेबिया भी जो है $142 बिलियन का जो है डिफेंस वेपन्स खरीदेगा यूएस से। तो उसी को लेकर डील के बारे में बता रहे हैं, कैसे सऊदी कंपनी डेटा वोल्ट भी एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगी। तो ये न्यूज़ थी इसमें।
आज के न्यूज़पेपर में हमने बेसिकली देखा कि सऊदी और यूएस के बीच में कैसे डील हुई है, ट्रेड डील, जो $600 बिलियन दोनों देश एक दूसरे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लस जो मालदीव्स के साथ इंडिया ने जो है ट्रेजरी बिल्स जो मालदीव्स ने इशू किए हैं $50 मिलियन के मालदीव्स को हेल्प करने के लिए। और ट्रेजरी बिल्स क्या होता है ये देखा हमने। और ट्रेड वॉर का जो यूएस चाइना के वो ईज़ होने पे वियतनाम और मलेशिया पे कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है। China+1 स्ट्रैटेजी देखा हमने क्या है, रिटेल इन्फ्लेशन कैसे कम हो रहा है और उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है लोगों पे। फिर ये एडिटोरियल दूसरे वीडियो में हम कवर करेंगे। यहाँ पे हमने सीबीएसई के रिज़ल्ट्स देखे उनका, और फिर यहाँ पे डब्ल्यूटीओ का जो प्लान है, डब्ल्यूटीओ के बारे में देखा, उनके गैट और एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड्स के बारे में यहाँ पे देखा हमने। फिर जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में देखा, कैसे उन्होंने एमएसपी बढ़ाई और कितनी बढ़ी एमएसपी। फिर यहाँ पे आदमपुर एयरबेस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या बोला, और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या है। फिर यहाँ पे जुडिशरी को लेके संजीव खन्ना जी ने क्या कहा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डुप्लीकेट वोटर आईडी को रिड्यूस करने के लिए क्या स्टेप्स लिए। फिर आईएमडी का क्या प्रोडिक्शन है साउथ वेस्ट मानसून के बारे में, वो देखा, आईएमडी के बारे में जाना। फिर यहाँ पे हमने देखा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे कैसे होता है, उसके कुछ प्रोविजंस देखे सारे। और फिर यहाँ पे हमने देखा कि ट्राइबल चिल्ड्रंस में कैसे इंग्लिश लैंग्वेज पेनिट्रेट कर रही है और उनको मेन स्ट्रीम कर रही है। फिर यहाँ पे हमने देखा कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में जाना, क्या होता है और क्यों गोवांडी रेजिडेंट्स उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा बीजेपी तिरंगा यात्रा बिहार में लॉन्च करने वाली और सेलिब्रेट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को। और फिर यहाँ पे जो थर्ड पार्टी मीडिएशन है वो मना किया गया इंडिया के द्वारा कश्मीर इशू पे। तो ये था आज के सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ द हिंदू से। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो डेली आपको ऐसे ही न्यूज़पेपर से डायरेक्ट आपको आपके सामने समरी और उसकी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, वो जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपको देने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।